हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम भाषा विकास के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका एक दूसरा पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा विकास क्या है। तो भाषा विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य भाषा को समझने, ग्रहणशील भाषा को समझने, उत्पन्न करने, अभिव्यंजक भाषा जिससे हम का, खा, गा, गा बोलते हैं वह की क्षमता प्राप्त करता है। यह संचार, सोच और सामाजिक संपर्क के लिए एक आधार होती है। जब आप आपस में बात करते हैं तो आप अपने अनुभव या आप अपनी बातों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जब आप सोचते हैं तो आप अपनी भाषा के द्वारा ही सोचते हैं। जब आप किसी चीज को आदान प्रदान करते हैं अपनी भाषा को, तो आप अपनी भाषा के माध्यम से ही संचार करते हैं और भाषा के माध्यम से ही सामाजिक संपर्क स्थापित करते हैं। भाषा के कई चरण और पहलू शामिल होते हैं। भाषा विकास के प्रमुख घटक क्या हैं? ध्वनि ग्राम विज्ञान, फोनोलॉजी। दोस्तों, आप यह बात याद रखिएगा कि जो फोनोलॉजी है उसे आप इंग्लिश में याद रखिएगा, क्योंकि इनके क्वेश्चन CTET में पूछे जाते हैं। भाषा में ध्वनियों की प्रणाली जैसे पा, बा, ता जैसी व्यक्तिगत ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे का, खा, गा, गा, इंग्या, चा, छा, जा, जा, दोई, छिंगे। यह क्या है? ध्वनि ग्राम विज्ञान कहलाता है, जिसे फोनोलॉजी कहा जाता है। अब आकृति विज्ञान क्या है? मॉर्फोलॉजी। शब्दों की संरचना और अर्थ वाली सबसे छोटी इकाई मॉर्फोलॉजी कहलाती है, जैसे अशांत में आ और शांत है। ठीक है। अब वाक्य विन्यास क्या कहलाते हैं? सिंटैक्स। शब्दों को वाक्यों में व्यवस्थित करने के नियम, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ बनाम मैं जाता हूँ स्कूल में। तो वाक्य क्या होते हैं? वाक्य वह होते हैं जिससे एक सार्थक चीजें प्राप्त होती हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, इससे एक सार्थक अर्थ प्राप्त हो रहा है। पर मैं जाता हूँ स्कूल में, इससे आपको सार्थक चीजें प्राप्त हो रही हैं, सार्थक अर्थ प्राप्त हो रहा है? नहीं। अब है शब्दार्थ विज्ञान, सेमेंटिक्स। शब्दों और वाक्यों का अर्थ, जैसे हंस पक्षी भी है और क्रिया भी है। देखिए, शब्दों और वाक्यों के जब आपको अर्थ प्राप्त होते हैं तो वह सेमेंटिक्स कहलाते हैं। अब व्यवहारिक भाषा विज्ञान, प्रैग्मैटिक्स। सामाजिक संदर्भ में भाषा का उचित और प्रभावी उपयोग, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों में अलग अलग तरह से बोलना। जब आप औपचारिक स्थिति में होते हैं तब आप अलग तरीके से बात करते हैं, जब आप अनौपचारिक स्थिति में होते हैं तब अलग तरीके से बात करते हैं। और देखिए, भाषा विकास के चरण क्या हैं? पूर्व भाषाई अवस्था, प्रीलिंग्विस्टिक स्टेज, जन्म से 12 महीने यानी जन्म से 1 वर्ष। क्रंदन, रोना यानी कूलिंग, यह भी आप याद रखना। कूलिंग, बबलिंग, गेस्चर, ये चीजें इंग्लिश में पूछ जाती हैं। हो सकता है आप हिंदी में इनके नाम भूल जाएं या हिंदी में इनके नाम बदल जाएं। तो देखिए, कूलिंग क्या है? लगभग 2 से 4 महीने। यह स्वर ध्वनियां जैसे उ आ, जब बच्चा, आप देखते हैं जब बच्चा छोटा होता है 2 से 4 महीने का, तो वो आवाज लेके बात करता है। वो शाब्दिक तरीके से बात नहीं कर पाता। वह क्या करता है? उ आ इस टाइप की भाषाएं का प्रयोग करता है। अब है बबलाना यानी बबलिंग। लगभग 6 से 10 महीने की अंदर यह उम्र होती है। व्यंजन और स्वर ध्वनियों का दोहराव, जैसे मामा, दादा। जब बच्चा 10 महीने का हो जाता है तो वह थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है। अब इशारे क्या है? गेस्चर। 9 से 12 महीने इसकी एज होती है। इशारा करना, हाथ हिलाना। जैसे बच्चे को आप बुलाएंगे तो वह हाथ हिलाएगा कि मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा। अब देखिए, ग्रहणशील भाषा का विकास। बच्चा नाम पुकारने पर मुड़ना, कुछ सरल निर्देशों को समझना शुरू कर देता है। देखिए, जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, आप जो भी बोलते हैं या क्रिया करते हैं उसके द्वारा वह क्या करने लगता है? समझने लगता है। अब है एक शब्द अवस्था, 1 वर्ड स्टेज, 12 से 18 महीने। बच्चा अपने पहले अर्थपूर्ण शब्द बोलता है, जैसे पानी या बॉल। जब बच्चा 12 से 18 महीने का हो जाता है तो मामा, पापा, चाचा, दादा या पानी या हप्पा, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है। शब्द अक्सर एक पूरे वाक्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे पानी का अर्थ हो सकता है मुझे पानी चाहिए। जैसे बच्चा बोलता है ना हप्पा, तो हप्पे से तात्पर्य क्या है? कि खाना, यानी मुझे खाना चाहिए। इस तरीके के शब्दों का वह प्रयोग करता है। अब 2 शब्द अवस्था कब होती है? 2 वर्ड स्टेज, 18 से 24 महीने। बच्चा 2 शब्दों के संयोजन बनाना शुरू करता है। अक्सर संज्ञा और क्रिया, जैसे पानी दो, माँ जाओ, इस ऐसे टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं। देखिए,
जब बच्चा 18 से 24 महीने का हो जाता है तो वह 2 शब्दों का प्रयोग करने लगता है, जैसे खाना खाऊंगा, पानी दो, जाना है मुझे, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करने लगता है। अब यह बहु शब्द अवस्था मल्टी वर्ड स्टेज 2 से 3 वर्ष, वाक्य लंबे और अधिक जटिल होते जाते हैं। व्याकरण के नियम धीरे धीरे विकसित होते हैं। हालांकि गलतियां आम है, जैसे मैं गया था के बजाय मैं गया था, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है। शब्दों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। अब देखिए, पारंपरिक व्याकरण और परिष्कार यानी कन्वेंशनल ग्रामर एंड रिफाइनमेंट 3 वर्ष या उससे अधिक की उम्र में यह होता है। बच्चा अधिक जटिल वाक्य संरचनाओं का प्रयोग करना सीखता है। अधिकांश व्याकरण के नियम सीख जाता है। इस उम्र में जब आता है बच्चा तो वह व्याकरण नियमों को सीख जाता है। शब्दों का उच्चारण और स्पष्टता में सुधार होता है। सामाजिक संदर्भों में भाषा का उपयोग करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अब भाषा विकास के सिद्धांत क्या हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत B.F. स्किनर क्या बताते हैं? भाषा को अधिगम के सिद्धांत जैसे कंडीशनिंग और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सीखा जाता है। बच्चा वयस्कों की आवाज़ों की नकल करता है और जब वह सही ढंग से बोलता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है। देखिए, जब बच्चा अच्छे से बोलने लगता है तो आप माता पिता होंगे या उसके बड़े भाई बहन होंगे तो आप उसको चॉकलेट देंगे या फिर पुंगे दे देंगे या पापड़ दे देंगे उसको खाने के लिए। अब है नेटिविस्ट सिद्धांत, नोम चोमस्की। नोम चोमस्की का तर्क दिया है कि बच्चे भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD के साथ पैदा होते हैं और उनका मानना था कि भाषा के कुछ सार्वभौमिक नियम भी होते हैं जो सभी भाषाओं में मौजूद हैं और बच्चे स्वाभाविक रूप से उन्हें पहचानते हैं, है ना? यह बात आप समझ गए होंगे। अब है सामाजिक अंतःक्रियात्मक सिद्धांत। यह किसने दिया? यह वाइगोट्स्की और बूनर ने इनके बारे में बताया। यह सिद्धांत जैविक और पर्यावरणीय कारकों के बीच बातचीत पर जोर देता है। यह मानता है कि बच्चे के पास भाषा सीखने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, लेकिन यह प्रवृत्ति सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ के माध्यम से पूरी होती है। यानी जब बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करता है या सांस्कृतिक अंतःक्रिया करता है तो वह इन चीज़ों को सीख जाता है, जैसे वाइगोट्स्की के सिद्धांत में देखा गया है। अब संज्ञानात्मक विकास के विशिष्ट पहलू क्या हैं? स्पेसिफिक सब एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास केवल पियाजे के चरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई विशिष्ट मानसिक प्रक्रियाएं और क्षमताएं शामिल होती हैं जो समय के साथ विकसित होती हैं, जैसे कि स्मृति यानी मेमोरी। यह जानकारी को इनकोड करने, संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने की क्षमता होती है। यानी आपने उसको कोई जानकारी दी तो उस जानकारी को उसने अपने दिमाग में रख लिया और उसे फिर से सोचकर पुनः प्राप्त किया या उसे बताकर उसने आपको बता दिया भाषा के माध्यम से। कार्यशील स्मृति वर्किंग मेमोरी, यह वह जानकारी जिससे हम वर्तमान में सक्रिय रूप से प्रयोग कर रहे हैं, जैसे किसी फोन नंबर को याद रखना जब तक कि हम उसे डायल ना कर दें। अब है दीर्घकालिक स्मृति। अब ये स्मृति के प्रकार है, मेमोरी के प्रकार हैं कि कौन सी क्षणिक मेमोरी होती है, दीर्घकालिक मेमोरी होती है, जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृति। इसके अलावा आपने ये पढ़ी ली होगी जैसे कि कार्यशील स्मृति, है ना? ठीक है। अब देखिए दीर्घकालिक स्मृति क्या है? स्थायी भंडारण जिसमें तथ्यात्मक ज्ञान, सिमेंटिक मेमोरी, व्यक्तिगत घटनाएं, एपिसोडिक मेमोरी और कौशल प्रोसीजरल मेमोरी शामिल होती है। दोस्तों, चूंकि मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इंग्लिश बोलते समय यदि मैं कोई गलती कर दूं तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना दोस्तों। अब है स्मृति रणनीतियों का विकास। बच्चे अपने सीखने और याद रखने की पुनरावृत्ति, वर्गीकरण और विस्तार जैसी रणनीतियों का प्रयोग करना सीखते हैं। देखिए, जब बच्चा भाषा को सीखता है तो वह भाषा को सीखते हैं, भाषा के शब्दों को याद रखते हैं, उनका रिवीजन करते हैं यानी पुनरावृत्ति करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, साथ ही उसे विस्तार पूर्वक उसे प्रयोग भी करते हैं। अब ध्यान क्या? अटेंशन। यह विशिष्ट उत्तेजनाओं पर केंद्रित रहने, विचलित करने वाली जानकारी को अनदेखा करने की क्षमता है। चयनात्मक ध्यान, अब आवश्यक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कोई जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी तो उस जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब निरंतर ध्यान,
विस्तारित अवधि के लिए ध्यान बनाए रखना, यानी लंबे समय के लिए आपको ध्यान बना के रखना पड़ता है। बच्चों में ध्यान का विस्तार उम्र के साथ होता है, जिससे वे अधिक देर तक एक कार्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। देखिए, जो बच्चा होते हैं वह लंबे समय तक किसी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वह लंबे समय तक ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। अब समस्या समाधान क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। यह लक्ष्य उन्मुख व्यवहार है जिसमें किसी बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक चरणों की पहचान करना और उन्हें लागू करना शामिल होता है। छोटे बच्चे परीक्षण और त्रुटि का प्रयोग करते हैं, जबकि बड़े बच्चे अधिक व्यवस्थित और तार्किक रणनीतियों का विकास करते हैं या विकसित करते हैं। नियोजन यानी प्लानिंग। समस्या समाधान का एक महत्वपूर्ण उपपहलू जिसमें किसी कार्य को पूरा करने के लिए चरणों की रूपरेखा तैयार करना शामिल है। अब है निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग। यह विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करके एक विकल्प चुनने की प्रक्रिया है। उम्र के साथ बच्चे अधिक जानकारी पर विचार करना और अपने निर्णयों के संभावित परिणामों का अनुमान लगाना सीखते हैं। अब है कार्यकाली कार्य यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शन। यह संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का एक समूह है जो लक्ष्य उन्मुख व्यवहार को नियंत्रित और प्रबंधित करता है। इसमें शामिल है कार्यशील स्मृति यानी वर्किंग मेमोरी, ऊपर चर्चा हम आपको बता चुके हैं। संज्ञानात्मक लचीलापन यानी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक विचार से दूसरे विचार पर जाने या एक ही समय में कई दृष्टिकोणों पर विचार करने की क्षमता। जब आप एक साथ कई विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं या आप एक साथ कई विचार बोलते हैं तो वहां पर संज्ञानात्मक लचीलापन कहलाता है। अवरोधक नियंत्रण, इनहिबिटरी कंट्रोल, विचलित करने वाली जानकारी व अनुचित प्रक्रियाओं को दबाने की क्षमता कहलाती है। देखिए क्या होता है, जैसे कोई जानकारी आपको परेशान कर सकती है, विचलित कर सकती है और अनुचित प्रक्रियाओं को यह खत्म करती है, यानी आप अनुचित प्रक्रियाएं नहीं करते हैं, जो गलत प्रक्रिया एक तौर पर कह सकते हैं। अब नियोजन क्या है, आप पढ़ चुके हैं। ये कार्य मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में विकसित होते हैं और आत्मनियमन, अकादमिक सफलता और सामाजिक समायोजन के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए तर्क क्या है, रीजनिंग क्या है। यह जानकारी का उपयोग करके निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है। आगमनात्मक तर्क यानी इंडक्टिव रीजनिंग, विशिष्ट अवलोकनों से सामान्य सिद्धांतों की ओर पहुंचना। आगमनात्मक तर्क क्या होता है, जब आप उदाहरण से नियम की ओर पहुंचते हैं तो इसे क्या कहलाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी जब आप उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तो यह आगमनात्मक तर्क कहलाता है। निगमनात्मक तर्क क्या कहलाता है, जब नियम से आप उदाहरण की ओर जाते हैं यानी सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्षों की ओर आप बढ़ते हैं। अब अमूर्त तर्क क्या है, अमूर्त तर्क यानी अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता किशोर अवस्था में विकसित होती है। देखिए अमूर्त चीजें वो होती हैं जो आप अपनी कल्पना के द्वारा समझ सकते हैं, जो चीज आपके सामने नहीं है और आप उसके बारे में सोच पा रहे हैं, तो यह अमूर्त तर्क के अंतर्गत आता है। मेटाकॉग्निंग, इसे सोच के बारे में सोचना कहा जाता है। इसमें अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे अपनी सीखने की शैलियों, अपनी स्मृति की सीमाओं को समझना और विनियमित करना शामिल है। यह अकादमिक प्रदर्शन और समस्या समाधान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तियों को अपनी रणनीतियों का मूल्यांकन और समायोजन करने की मदद करता है। अब देखिए ये उपपहलू पियाजे के व्यापक चरणों के भीतर कार्य करते हैं और उनके विकास को संज्ञानात्मक संरचना और प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। क्या आप इनमें किसी विशिष्ट उपपहलू या किसी विशेष आयु वर्ग के बारे विकास के बारे में और जानना चाहेंगे? तो ये पूरा पार्ट हो गया खत्म। इसके बारे में और ज़्यादा आपको वीडियो दूंगा, साथ ही आपको यह नोट्स भी आपको गूगल ड्राइव की मदद से उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों ये हमारा था विकास और सीखने में संबंधित, चूँकि अब खत्म हो चुका है। इसके हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा और इसके बारे में आपको हम बताएं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैंने क्या गलती की और मैं जब आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, मैं बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और मैं अपने पढ़ाने में और क्या सुधार करूं जिससे आपको बेहतर चीज़ें उपलब्ध हो सकें, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चूँकि मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश बोलते समय मैं बहुत सी गलतियाँ करता हूँ, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना दोस्तों। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्ते दोस्तों।